हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर में इरेशनल नंबर के टॉपिक को देखने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हम लोग बात करेंगे इसमें कि इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आपने 9th क्लास में दो तरह के नंबर पढ़े थे, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। और आपने ये भी पढ़ा था कि इन दोनों का जो सेट है, ठीक है ना, इन दोनों का जो सेट है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर की बात करें कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में आप बोल लो या आप ए बाई बी के फॉर्म में बोल लो। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म या ए बाई बी फॉर्म। ठीक है, या एक्स अपॉन वाई का फॉर्म। ठीक है, बस यहाँ समझना यही है कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और P और Q अलग अलग लिखने का मतलब ये है कि ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों हमेशा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा दो डिफरेंट नंबर होंगे। ठीक है ना, एक ही नंबर नहीं लेना है, जैसे कि P की जगह पे 5 ले लिया और Q की जगह पे भी 5 ले लिया, तो P और Q दो डिफरेंट नंबर होंगे। तो आप इसे दो अलग अलग नंबर से P बाई क्यू के फॉर्म में, इट मीन्स कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज और समझने वाली बात है कि अंडर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर है, अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, तो वो कंफर्म इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे अंडर रूट में 2 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 3 हमारा प्राइम नंबर है, अंडर रूट 5 हमारा प्राइम नंबर है, अंडर रूट 11 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो ये सारे रूट के अंदर में अगर प्राइम नंबर आएंगे तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में आज यही सीखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म रहता ही रहता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करना सीखेंगे और इसमें जो मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको प्रूव करने के, आपको एक भी स्टेप्स स्किप नहीं करना है। आप जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा आपको एग्जाम में डिटो लिख करके आना है, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इस चैनल पे आपके लिए क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के मैथ्स के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपकी स्टडी बहुत इजी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। इसमें दो दो चीज़ें सबसे पहले जाननी है इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कि इरेशनल नंबर, ठीक है, हम प्रूव कैसे करेंगे, किस मेथड से करेंगे। तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इस टॉपिक को प्रूव करने वाले हैं, इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाले हैं। इरेशनल नंबर को प्रूव करने से पहले आपके एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस थ्योरम का यूज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो मैं वो थ्योरम पहले आपको बता देता हूँ। तो एनसीईआरटी बुक का हमारा थ्योरम 1.3 है, लेट पी ए प्राइम नंबर। पी हमारा कोई मान लेते हैं कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो। ठीक है, आप मान लेते हैं कि हमारा कोई एक प्राइम नंबर 3 है, इसे पी बोला गया। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है ना, अगर पी जो है ए स्क्वायर, ए कोई नंबर है और उस ए का स्क्वायर जो नंबर है उसको पी डिवाइड कर रहा है,
देन पी डिवाइड्स ए। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई एक प्राइम नंबर 3 है और ये पी है हमारा और ए कोई हमने नंबर ले लिया 9, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो कहने थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर p इस a स्क्वायर इट मीन्स 81 को डिवाइड कर रहा है, ये a यानी कि 9 को भी डिवाइड करेगा। तो 381 को अगर डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 27 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो कंप्लीट डिवीजन यहाँ पे हो गया। 381 को 27 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अगर 3 9 को भी डिवाइड करेगा तो 9 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो ये भी एक कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस थ्योरम को आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जिसे कि आपके बुक में थ्योरम 1.4 के नाम से दिया हुआ है कि √2 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरम से गिवन है ये थ्योरम 1.4, बट ये भी क्वेश्चन ही है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही डिटेल में धीरे धीरे करवाऊंगा आपको सब चीजें समझा करके, फिर बाकी के क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ी स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट हर जगह वही अप्लाई होंगे। ठीक है, √2 प्रूफ करना हो, √3 प्रूफ करना हो, √5 प्रूफ करना हो, मैंने अभी बताया रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होता है। तो √2, √3, √5, √7, √13, √17 ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरह से प्रूफ होंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी सी हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस में। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि √2 एक इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो हम लोग इसका उल्टा, ठीक है ना, उल्टा हम लोग मानेंगे कि रूट मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मैंने अभी बताया कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है ना। तो √2 हमारा एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम पी बाई क्यू के इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि हमने एज्यूम किया है √2 हमारा रेशनल नंबर है। तो √2 को हम पी बाई क्यू या ए अपॉन बी, ठीक है ना, ए अपॉन बी लिखे या पी बाई क्यू लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में हमें लिखना होता है इसे। तो ए बाई बी हो या पी बाई क्यू हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है और हमने लिख दिया कि √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए और बी का, ठीक है ना, ए और बी को प्राइम है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। को प्राइम नंबर किसे कहेंगे, को प्राइम नंबर, यहाँ पे ए और बी हमें को प्राइम नंबर्स लेने हैं, ठीक है ना, ऐसे नंबर लेने हैं जो कि को प्राइम हो। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो नंबर्स का पेयर, ठीक है ना, दो नंबर्स का पेयर। जैसे मान लेते हैं 13 और 15, ये दो नंबर्स हैं, है ना। अगर इनका हम एचसीएफ निकालें, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालें, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए तो दो नंबर रिक्वायरमेंट, दो नंबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, एक नंबर का तो एचसीएफ निकलता नहीं है, तो दो नंबर की हमेशा जरूरत पड़ेगी। इसलिए दो नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है ना, 1 हो, वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो 13 और 15 का एचसीएफ 1 होगा, तो 13 और 15 का जो पेयर है वो दोनों को प्राइम नंबर्स के पेयर है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ए और बी लेना है वो को प्राइम नंबर्स लेना है, यानी कि यहाँ पे ए और बी का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ हेयर। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम, या आप ऐसे लिख सकते हैं हेयर ए एंड बी हैज नो एनी common factor
एक्सेप्ट 1, यानी ए और बी का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा, और √2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b √2 होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। आपको सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से देखने हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में, तो आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसको इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2, और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 अगर इधर लेके आते हैं तो 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 इधर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, 2 को इधर लेके आएंगे तो ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और अभी मैंने बताया था कि 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 also divide ए। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। तो अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो कुछ बार में डिवाइड करेगा, जैसे कि 5 बार में, या कुछ टाइम्स में डिवाइड करेगा, 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 1.5 टाइम्स में, कुछ टाइम्स में डिवाइड करेगा, है ना। तो अगर किसी नंबर को कोई नंबर किसी टाइम्स में डिवाइड करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे 2 ए को डिवाइड करेगा तो 2 ए को डिवाइड करेगा। ठीक है ना। 2 ए को डिवाइड करेगा, और मान लेते हैं कि वो सी टाइम्स में डिवाइड किया, और सी टाइम्स में डिवाइड कर दिया और कंप्लीट डिवीजन हो गया। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं, यानी ए इज इक्वल टू 2 सी लिख सकते हैं, है ना। और रिमाइंडर तो हमारा 0 है, तो 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 2 ए को डिवाइड करेगा, 2 ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ए का एक फैक्टर 2 भी होगा। देखो ए इज इक्वल टू 2 सी लिखेंगे ना, तो 2 ए का क्या है, 2 फैक्टर है, और सी भी इसका फैक्टर है, तो ए का एक फैक्टर 2 निकल गया है। ठीक है ना। हेयर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। सो हेयर a has a new factor 2। तो a का एक नया फैक्टर यहाँ पे क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। तो अगर यहाँ पे a 2 को डिवाइड 2 से a डिवाइड होगा तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। ठीक है ना। वेयर c इज इंटीजर, जहाँ पे c क्या है, हमारा कोई इंटीजर है ना। अभी बताया मैंने, 5 बार में डिवाइड करे, 6 बार में डिवाइड करे, 1.5 टाइम्स में डिवाइड करे, 3/2 टाइम्स में डिवाइड करे, कितनी बार में डिवाइड करे, वो सी हमारा इंटीजर है। तो ए इज इक्वल टू 2 सी लिखते हैं, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। तो हमारा इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है ना। ए की वैल्यू 2 सी निकल के आई है, तो हम लोग यहाँ पे ए की जगह पे 2 सी लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ पे 2 और 4 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हम फाइनली निकल गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 2 को उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2b को भी डिवाइड करेगा।
here 2 divides b square, therefore 2 also divide b, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो b 2 अगर b को डिवाइड करेगा तो b का एक और नया फैक्टर 2 निकल के आएगा। सो b हैज ए न्यू फैक्टर 2, तो b का एक न्यू फैक्टर 2 निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो हमने माना था स्टार्टिंग में कि a और b का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि a का भी, ठीक है ना, a का भी एक नया फैक्टर, a हैज ए न्यू फैक्टर 2, a का एक नया फैक्टर 2 निकल के आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है b हैज ए न्यू फैक्टर 2, b का भी एक नया फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। तो जो हमने माना था ना कि a और b का एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 2 एक नया फैक्टर आ रहा है, तो हमारा जो मानना था वो मानना एजम्पशन हमारा गलत हो गया। और ये हमारा जो एजम्पशन था वो गलत इसलिए हुआ था क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। ये पूरी कहानी जो भी हुई है ये सिर्फ इसलिए ही तो हुई है क्योंकि रूट 2 को हमने रेशनल माना था। ठीक है, तो ये गलत प्रूफ होती हुई दिख रही है। तो वो ये केवल इसलिए हो रही है क्योंकि रूट 2 को हमने रेशनल एज्यूम किया था, यानी हमने एजम्पशन गलत की थी। इसीलिए फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि रूट 2 हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी चीज को स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा मानना क्या था कि ए और बी का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1। ठीक है ना, हमने माना था कि ए और बी का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नया फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। दिस कॉन्ट्रोडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption। ठीक है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमारी assumption इनकरेक्ट थी। ठीक है ना, क्या assumption थे हमारे, that root 2 is a rational number, hence root 2 is a an irrational number। Proved। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें लास्ट में लिखनी है कि जो हमने किया, जो assumption किया वो गलत होगी। इस वजह से जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी assumption गलत थी कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इसलिए रूट 2 एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो बाकी के एग्जाम्पल्स भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए तो और अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रूट 3 रेशनल नंबर है, ये भी उसी मेथड से सॉल्व होगा, सेम
मेथड वही है, इसीलिए आपको एग्जाम में √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर का अंडर रूट आ जाए, ठीक है ना, तो आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। और एक और बात, आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ताकि जिससे क्या हो कि सारे कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो, सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट और डाउट क्लियर हो। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है उसको बार बार बैक करके आप उस वीडियो को देखें, जिससे क्या हो कि एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद वो क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाए। तो हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारा √3 है और रेशनल हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। यहाँ p और q का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। Here p and q has no any common factor except 1। ठीक है ना। तो √3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल टू √3 इंटू q। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p का स्क्वायर हो जाएगा p² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q²। ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे 3 को हम लोग इधर लाएंगे तो p² को डिवाइड करेगा, 3 अगर p² को डिवाइड करेगा तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। Here 3 divides p², therefore 3 also divides p। So p has a new factor 3। ठीक है। तो p का एक नया फैक्टर 3 आ गया। तो अगर 3 p² को डिवाइड करेगा तो किसी टाइम्स में डिवाइड करेगा, 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो 3 p² को डिवाइड करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3c। ठीक है ना। वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है। तो p इज इक्वल टू 3c। अब हम लोग p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन को 1 को लिख लेते हैं, p² इज इक्वल टू 3q²। p की वैल्यू पुट करेंगे 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। 3c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9c² इज इक्वल टू 3q²। ये 3 9 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, तो 3c² इज इक्वल टू q² आ जाएगा हमारा। 3c² इज इक्वल टू q²। यहाँ 3q² को डिवाइड करेगा, अगर 3q² को डिवाइड करता है तो 3q को भी डिवाइड करेगा। Here 3 divides q², therefore 3 divides q। So q has a new factor 3। ठीक है ना।
जिस तरह से पीछे किया हमने, यहाँ 3 q² को डिवाइड करेगा, इसलिए 3q को भी डिवाइड करेगा, इसलिए q का एक नया फैक्टर 3 है। Hence p and q has a new factor 3। तो p का एक नया फैक्टर 3 निकल के आया, तो जो कि गलत है, ठीक है ना। और ये गलत इसलिए क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था कि p और q का एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption that root 3 is a rational number. Therefore, root 3 is an irrational number. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया, जो कि सेम उसी मेथड पे बेस्ड था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 10। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन से शॉर्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको भी। तो हमें शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम इसमें भी हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर। let us assume that 5 minus root 3 is a रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म या a बाई बी। तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 इंटू b। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 5b माइनस रूट 3b। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें रेशनल वाला पार्ट और इरेशनल वाले पार्ट दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है ना, तो हम लोग यहीं से और इजीली कर सकते थे, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहीं से कर सकते हैं। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी है। ठीक है, तो आप रेशनल वाला पार्ट 5ab हमारा रेशनल नंबर है और रूट के अंदर में 3 जो प्राइम नंबर है ये हमारा इरेशनल पार्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल को इक्वल टू के एक साइड रखेंगे और बाकी रेशनल को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम करें तो माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी और ये +5 है, इधर आके हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रूट 3
इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी। इधर हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो √3 इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो √3 इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी। ठीक है ना। तो हमारा ए क्या है, इंटीजर। हमने स्टार्टिंग में माना था ए और बी हमारा क्या है, इंटीजर, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। 5 भी हमारा रेशनल नंबर है और बी भी हमारा रेशनल नंबर है। तो ओवरऑल रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रेशनल नंबर ही होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है ये रेशनल वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर के इक्वल होता है। तो रेशनल नंबर के इक्वल में ये हमारा, ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट √3 तो हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये अगर इरेशनल नंबर है तो ये पूरा भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और ये इरेशनल नंबर होगा तो उसी तरह से 5 माइनस √3 भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ तक हम लोग इसी को सॉल्व करके पहुंचे। ठीक है ना। तो बस अब हमें यही स्टेटमेंट लिखनी है और ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। तो सिंस A and B are integers, we get 5 minus AB, 5 minus A upon B is rational. And so √3 is rational. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 माइनस ए बी हमारे क्या है, रेशनल। तो इसके इक्वल में √3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक है, वही बात लिखेगी कि 5 माइनस ए बी रेशनल है, इसलिए √3 भी क्या हुआ है, रेशनल होगा। बट दिस contradicts the fact that √3 is irrational. ठीक है ना, बट हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि √3 हमारा इरेशनल है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है कि √3 हमारा क्या है, इरेशनल है, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमने एजम्पशन गलत की थी कि 5 माइनस √3 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसी वजह से है। लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus √3 is rational. So 5 minus √3 is irrational. Proved. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन इजी इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में आपने आधा पार्ट, ठीक ना, आधा काम पहले से कर लिया होता है कि √3 हमारा इरेशनल है। तो √3 हमने पहले से इरेशनल प्रूव कर लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख पाए कि √3 इज इरेशनल। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको मिले कि प्रूव करना है 5 माइनस √3 इज इरेशनल, तो आपको अलग से √3 प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने √3 को पहले ही इरेशनल प्रूव किया हुआ है। ठीक है, अगर सिर्फ बोला जाए कि प्रूव करें कि √3 इरेशनल है,
तब तो आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रेशनल इसको एज्यूम करेंगे, फिर हम लोग रेशनल पार्ट को एक तरफ और इरेशनल पार्ट को एक तरफ करेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल, ठीक है। तो 3√2 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √2 वाला पार्ट हमारा इरेशनल है, तो इसको हम लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा √2 इज इक्वल टू, इधर a/b पहले से है और 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू a/3 भी हमारा आ गया। तो अब ये पूरा टर्म, ठीक है ना, ये पूरा टर्म क्या है, रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है तो रेशनल के इक्वल रेशनल होगा, बट √2 को हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि ये रेशनल है, इसीलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। और ये इरेशनल इसलिए होगा क्योंकि हमने एजम्पशन गलत की थी कि 3√2 हमारा रेशनल है, ठीक है। बस अब यही स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस 3, a and b are integers, ठीक है ना। 3a और b हमारे इंटीजर्स है और इंटीजर्स रेशनल होते हैं, तो a/3b इज रेशनल। तो a/3b हमारा रेशनल हो जाएगा, एंड सो √2 इज रेशनल, ठीक है। तो √2 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल के इक्वल रेशनल होता है, तो √2 भी हमारा रेशनल हो जाएगा। लेकिन हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि √2 इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये रेशनल नहीं हुआ, ये रेशनल हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स fact that √2 is irrational, है ना। तो √2 को आपने पहले ही प्रूव कर रखा है कि √2 क्या है, इरेशनल है, और जबकि यहाँ पे प्रूफ क्या आ रहा है हमारा कि √2 रेशनल है, तो ये जो हुआ हमें कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ठीक है ना। और ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी, ठीक है ना। तो सो वी कंक्लूड that 3√2 is irrational, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करना और शॉर्ट होता है और इजी होता है, क्योंकि आधा काम आपने पहले से कर रखा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे एग्जांपल्स 11 तक अच्छे से समझ में आ गए। अगर कोई एग्जांपल इसमें आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखिए, जिससे वो क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो कीप इंजॉइंग द वीडियो। और सबसे ज़रूरी एक बात कि आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें।